तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में इसी प्रेशर की वीडियो के अंदर कि प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्लियरली हमें लैंगम्यूर और फ्रेंडलिच ने दिया था, लेकिन इसका जो स्टार्टअप है वो किसने किया था? फ्रेंडलिच ने। अब ये है कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप क्या चीज है। अब ये तो हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोटोप क्या है, जो कर्व्स हैं किसके बारे में बताते हैं, जो ग्राफ हमें x by mp के बीच में रिलेशन देता है। अब फ्रेंडली जो उसमें क्या ऐड कर दिया, उसने एक इंपीरिकल इक्वेशन, तो इसका मतलब एन इक्वेशन ऑफ रिलेशन, एन इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन x between adsorbed गैस एंड प्रेशर, कि एडजॉर्ब्ड गैस और प्रेशर के बीच में, दैट मींस x by m एंड p के बीच में जो हमें इंपीरिकल इक्वेशन दी गई थी उसे क्या कहते हैं हम? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप के नाम से जानते हैं। तो क्या है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप? It is an empirical equation. So according to Freundlich, x by m is equals to k into p का पावर 1 by n। अब बात ये है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बना कैसे? हालांकि उसने तो क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन देखे थे कि इन रियल x by m जो है, जो अमाउंट है जो होने का, वो क्या करता है, k into p का पावर 1 by n पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे डिपेंड करता है। x को मैंने बताया था क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या फिर अमाउंट ऑफ गैस होता है जो एडजॉर्ब होता है। अब p क्या होता है आपके पास, प्रेशर है, m क्या होता है, मास होता है। तो बात बनती है किसके बारे में, k एंड p n के बारे में। तो k एंड n क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट्स क्या थे, कांस्टेंट। अब ना कुछ आप याद करो पिछली क्लास में जो करवाया था, क्या था कि इनिशियल तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे अमाउंट एडजॉर्ब होता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब सरफेस क्या होगा, बिल्कुल कवर होगा और ज्यादा प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दो पॉइंट मिल गए, पीक पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल। तो मॉडरेट भी तो है, बीच में भी तो है। धीरे धीरे क्या होगा बीच में, आप प्रेशर का जो ग्राफ देख रहे थे, स्ट्रेट ग्राफ मिलना चाहिए आपको। कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन मिलेगा कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतने प्रेशर पे इतना अमाउंट हुआ, इतने प्रेशर पे इतना अमाउंट एडजॉर्ब हुआ, लेकिन अब तो एडजॉर्ब हो गया, सरफेस क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो उससे आपको स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अमाउंट कम एडजॉर्ब हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि सरफेस क्या है, कम मिल रहा है। समझ में आई बात? सरफेस कम मिल रहा है, अमाउंट कम एडजॉर्ब होगा, तो आपको ग्राफ स्ट्रेट ना मिल करके कुछ ऐसा मिलने वाला था। और यही है किसके, x by m और p के बीच में जो रिलेशन था। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, वो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, जहां पर ये जो स्टेज है ये क्या है आपके पास, इनिशियल स्टेज। यहीं पर समझ लीजिए बात। इनिशियल स्टेज का मतलब क्या है, जब प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा लो है, वेरी लो प्रेशर। तो समझ में आई बात? इस तरफ हमने क्या ले रखा है, x by m, और यहाँ हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब प्रेशर को काफी कम रखा जाता है तो रेट क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब x by m अमाउंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर पे, या यूं बोलो कि प्रेशर की पावर 1 पे। कुछ पहले बड़ी बात है। तो इनिशियली या फिर एट लो प्रेशर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्या देखा था उसने कि जब प्रेशर को लो रखा जाता है तो कितना अमाउंट एडजॉर्ब होगा, ये सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, P पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां से जो रिलेशन मिला वो क्या है, x by m is equals to k into p का पावर कितना है हमारे पास, 1। तो इनिशियली व्हेन द सरफेस क्या है, अनऑक्युपाइड है, लिख देना चाहे बात। Initially at low pressure, all the surface is unoccupied. That means if we increase the pressure, absorption will increase rapidly.
स्टार्टिंग में प्रेशर पे वो क्या करता है, सीधा सीधा डिपेंड करता है। अब मैं फाइनल पे बात करता हूं, एट हाई प्रेशर क्या बात थी, बताया था ना, हाई प्रेशर पे ऑलमोस्ट सरफेस ऑक्यूपाई हो चुका है। इसका मतलब अब जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही, प्रेशर पे, मतलब पी का पावर कितना, 0। क्यों, क्योंकि सरफेस तो पहले से क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो लिख देना कंप्लीट सरफेस ऑक्यूपाइड हो चुका है, अनऑक्यूपाइड सरफेस बहुत कम बचा या बचा ही नहीं, हाई प्रेशर। तो इसका मतलब जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तब एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। दैट मींस x by m is equals to k into p का पावर कितने पे, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ जो मेन मुद्दा है ना वो इन दोनों के बीच में, ये समझ आने वाली बात है। अब बात ये है कि ये रिलेशन कहां से आया। अब यही तो है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन एट मॉडरेट प्रेशर या बीच के प्रेशर पे, एवरेज प्रेशर एट मॉडरेट प्रेशर। अब ये है हमारे पास पीक को, इसका मतलब फाइनल, दैट मींस x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0। तो ये जो कर्व है ये क्या है आपके पास, मॉडरेट के लिए, ये किसके लिए था, हाई प्रेशर के लिए। और मॉडरेट पे क्या देखा कि सर स्टार्टिंग में p की पावर 1 पे डिपेंड करता है, बाद में p की पावर 0 पे डिपेंड करता है। इसका मतलब बीच में क्या होगा, कोई तो फ्रैक्शन होगा, p का पावर 0.1, 0.2 या 0.9 समथिंग मिलेगा ना हमें, कुछ पल्ले पड़ रही है बातें। लेकिन इसको हम उस फ्रेंडलीच ने क्या किया था, फ्रैक्शनली डिनोट किया, बस इतना फर्क। हम जब सोचते हैं तो क्या कहेंगे कि सर यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो बीच में 0 और 1 के बीच में डिपेंड करता है। अब बिल्कुल यही उसने कहा, लेकिन उसने बताया कि एट मॉडरेट x by m is directly proportional to p का पावर कितना, 1 by n, जहां 1 by n is less than 1 and greater than किससे है, 0। मतलब ये जो है ये क्या है, 0 और 1 के बीच की एक वैल्यू, जहां पर n क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, n कौन से k, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली कैसे, ग्राफ को देख, हमें क्या होगा, ग्राफ बना लिया ना, हम उससे इसको क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब इसमें अगर मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन लिख करके दूं, जो किसके जैसे हमने वो की है ना मैथ में, y = mx + c वाली इक्वेशन, अगर वैसी हो तो मुझे स्लोप का पता चल रहा है, इंटरसेप्ट का पता चल रहा है, x के और y के पॉइंट्स पता चल रहे हैं, तो यही तो है वो, यही तो है ना। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को भी मैं वैसे लिख दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, उस इक्वेशन का ग्राफ देख करके मैं अंदाजा लगा लूंगा, देख लूंगा उस ग्राफ से कि n क्या है और k क्या है। तो k एंड n आर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, किससे कैलकुलेट किए जाते हैं, ग्राफ से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब n क्या है, वो कांस्टेंट है, और 1 by n क्या होता है, 0 और 1 के बीच में डिपेंड होता है। और ये किसने कहा था, फ्रेंडलीच ने कहा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट मतलब को साइन को हटाएं तो क्या मिलेगा, x by m = किसके होगा, k into p का पावर कितना होगा, 1 by n के इक्वल। अब ना आप यूं कीजिए, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लीजिए, यहां क्या मिलेगा आपको, log x by m इक्वल किसके आएगा, log k into p का पावर 1 by n, मतलब log a into b, ये a है ये क्या है b, और log a into b क्या होता है, log a plus b, दैट मींस ये बनेगा हमारे पास log k प्लस log b, b मतलब p का पावर 1 by n, और हमें पता है log तो पावर को आगे लेके आता है, तो क्या मिलेगा आपको, 1 by n into log p, क्या यही होगा। अब आप खुद देख लीजिए, y ये क्या है, स्लोप है, ये जो भी है 1 by n हमारे पास स्लोप है, log ये क्या है, इंटरसेप्ट है। अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं, दिख रहा है ना, नहीं इसी में, चलो कहां यहां दिखा देते। अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, यहां हमने log of x by m लिया है और यहां हमने log p के बारे में बात की,
तो क्या मिलेगा आपको, ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होगा और कुछ ऐसा ग्राफ, जो ये तो है इंटरसेप्ट, दैट मींस लोग की, इसकी जो स्लोप है वो क्या मिलेगी 1/n, क्यों, ये y है, ये रहा, ये क्या है x है, mx, ये स्लोप, ये x, ये रहा, ये स्लोप है mx प्लस c, मतलब ये इंटरसेप्ट है। इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी गैस का अगर आपको ये ग्राफ बता देता तो आप उसको देख करके n और k की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटरसेप्ट पता है तो मैथमेटिकल चीजों का यूज करके हम 1/n से n और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। हमें पता है ना tan थीटा के इक्वल होता है, तो स्लोप तो निकल सकती है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा, इतना तो फंडा कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसके बारे में था, एक इक्वेशन के बारे में बताता है। लेकिन एक बात इसमें नोट कर लो कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ओनली एप्लीकेबल एट लो प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्यों डिपेंड नहीं करता, देख लिया, जीरो आता है वैल्यू देख लिया, लेकिन कुछ हमें ऐसे प्रूफ नहीं दिए। 1/n फैक्टर पे ही क्यों डिपेंड करता है, हमें कोई प्रूफ नहीं दिए। और इन्हीं कमियों को कौन दूर करेगा, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ग्राफ है जो x/m और p के बीच में मिलता है, लेकिन ये तीन स्टेज पे मिलता है, इनिशियल, फाइनल और मॉडरेट। जहां पर मॉडरेट पे क्या होता है, p का पावर 1/n पे डिपेंड करता है, या p 0 पे, यहाँ p 1 पे डिपेंड। हालांकि हम ये जानते हैं क्यों डिपेंड करता है, सरफेस पे हमने पढ़ा भी है हमारे पिछले प्रेशर के इफेक्ट के। तो अभी जो नेक्स्ट है ना, वो क्या है हमारे पास, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। लेकिन मैं कुछ जो चीजें हैं वो लिख देता हूं ताकि हमारा टाइम बचेगा इसके अंदर। कुछ कमियां थी फ्रेंडलिच की जो लैंगम्यूर ने पूरी की थी, हम उन्हीं लिमिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार मैं उन्हीं को नोट कर देता हूं, आप उनको लिख लेना, मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। तो ये है बच्चों हमारे पास लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। ये क्या है, कुछ लिमिटेशंस मैंने पहले ही लिखी है जो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन थ्योरी ने क्या की थी, क्लियर की थी। ये किसकी थी, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। उसकी थ्योरी हमें कुछ इन बातों पर फोकस करवाती है लैंगम्यूर, और इसी के बेस पे वो क्या करेगा, आगे की जो टर्म्स एंड इक्वेशंस हैं उनको हमारे सामने रखेगा। तो क्या है कि लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, केमिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था, एडजॉर्प्शन के बारे में, जैसा कि फ्रेंडलिच ने भी बताया था प्रेशर को लेकर के। लेकिन एक ही कमी थी कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहां फेल होता है, हाई प्रेशर। वो लो प्रेशर पे एप्लीकेबल है लेकिन हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं था। तो फ्रेंड लैंगम्यूर की एडजॉर्प्शन थ्योरी हमें क्या कहती है, सबसे पहली बात, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिलेयर भी हो सकते हैं और उनसे ज्यादा लेयर्स भी बनाते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वो ज्यादा लेयर्स भी बना सकते हैं। लेकिन लैंगम्यूर ने साफ साफ कहा कि अगर क्या होता है, गैस को आप एडजॉर्ब करवाते हो तो गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सरफेस पे एक लेयर बना करके दूसरी लेयर को भी क्या कर दो, उस पर एडजॉर्ब करो। मतलब मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है कि वहां पर क्या होगा, ओनली वन लेयर का, एक ही लेयर का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस एडजॉर्ब्ड गैसेस कैन नॉट फॉर्म मोर देन वन लेयर ऑन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट पे एक से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते, क्योंकि उन गैसेस को क्या करना, उस फोर्स के अंदर खींचना इतना पॉसिबल नहीं होगा उनकी रैंडमनेस के कारण। कुछ पहले बड़ी बात है, नॉर्मली क्या होता है, वहां पे आपको वन लेयर ही मिलती है, लैंगम्यूर ने कहा। सेकंड क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन कब तक होगा, ओनली क्या है, इंक्रीजेस टिल द होल सरफेस कवर्ड विद यूनिलेयर, कि जब तक क्या होता है पूरा सरफेस अकेली लेयर से ना भर जाए ना, तब तक ही क्या होता है वहां पर एडजॉर्प्शन होगा। इसके बाद एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आफ्टर दैट जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो किसके बारे में है कि ये दो प्रोसेस हैं, जानते हैं, सेम बताई गई है, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। ये है किसके बारे में कि रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट, कंडेंस होना किस बात पे डिपेंड करता है कि कितना सरफेस अनकवर्ड है।
लेकिन इवेपोरेट होना, पार्टिकल्स वहां से डिसॉल्व होने, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना सरफेस क्या है कवर किया गया। दैट मींस रेट ऑफ कंडेंसेशन अनकवर्ड सरफेस पे डिपेंड करती है, व्हाइल द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, कवर्ड सरफेस पे, कि कितना सरफेस पहले से क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया। आफ्टर दैट जो इक्विलिब्रियम है ये कब आता है, जब भी कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये तो हम कर चुके थे। मेन जो फोकस करने वाली बात है वो है हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड आफ्टर दैट हमारा क्या है, फोर्थ। चारों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगा हमारा अगली अभी जब हम इक्वेशन को बनाएंगे। एक बात याद रखना कि अगर यूनिलेयर बनती है तो कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये बताइए इस पर लेयर की जो डेप्थ है, लेयर की जो हाइट है, लेयर का जो साइज है वो कितना है, कितनी बड़ी लेयर बनी, तो याद रखना गैस एक लेयर बनाती है, इसका मतलब एक एक पार्टिकल मिलेंगे आपको, अर्थात जो गैस का साइज है वही आपको क्या मिलेगा, लेयर का भी साइज मिलने वाला है। समझ में आई बात? तो ये तो है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की थ्योरी के बारे में, कि उसने हमें उन इन चीजों को, कुछ एक चीजों को हमें बताया था। अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास वो किसके बारे में है, लैंगम्यूर की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो फॉर्मूला हमें दिया गया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो हम कर रहे थे किसके बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, जो किसके बारे में था, एडजॉर्प्शन का। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो एक्सप्रेशन है वो क्या। अब ना हमने एक सिंपल चीज ली कि लेट किया एरिया जो है वो हमारे पास किसका, एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट जो है, टोटल एरिया हमने कितना ले लिया, मान लो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना है हमारे पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल एरिया। कुछ पहले बड़ी बात कि जो सरफेस एरिया किसका, जो एडजॉर्बेंट मैंने लिया वो टोटल मैंने कितना ले लिया उसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि लेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम और इंस्टेंट पे थीटा स्क्वायर सेंटीमीटर इज कवर, कि जैसे जैसे क्या हुआ, कोई गैस जो है वो टोटल में से, अगर टोटल 1 था तो थीटा उसने क्या कर लिया, सरफेस को कवर कर लिया। इसका मतलब थीटा तो कवर हो चुका है, कंडेंसेशन हो चुका है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया है अनकवर्ड वो कितना है, 1 माइनस थीटा। अब अगर मैं रेट की बात करता हूं, रेट किसका, ऑफ कंडेंसेशन का, अगर हम रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये काफी लेंथी सी भी हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या करती है, किस पे डिपेंड करती है। अच्छा ये भी याद रखना, इसको हमने मेंटेन किया था पी प्रेशर पे, हमने इसको कितने पे, पी प्रेशर पे मेंटेन करके रखा। मतलब कंडेंसेशन तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन तो नहीं करता। कंडेंसेशन करवाने के लिए प्रेशर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात है? इसका मतलब ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंडेंसेशन किस पे, कवर्ड अनकवर्ड सरफेस पे भी करता है और प्रेशर पे भी करता है, फैक्टर याद रखना है। तो रेट जो है कंडेंसेशन की वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो जितना सरफेस अनकवर्ड है उस पे, और इनटू में किस पे, प्रेशर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है बात? आई होप क्लियर हो। मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया जिसको मैंने k1 बोल दिया, तो ये बन गया k1 1 माइनस थीटा p। अगर यही मैं रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करता हूं तो वो किस पर डिपेंड करती है, जितना सरफेस क्या पड़ा है, अनऑक्युपाइड पड़ा है, सॉरी इवेपोरेशन जितना सरफेस कवर हो चुका है उस पर डिपेंड करता है, और कवर कितना हुआ है, थीटा सरफेस। इसके लिए भी मैंने कांस्टेंट यूज किया जिसको मैंने k2 थीटा बोल दिया। क्लियर बात है? तो एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो दोनों की रेट किसकी, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल किससे होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन की।
इसका मतलब k इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी इक्वल किसके आएगा हमारे पास k2 इंटू किसके होगा थीटा के इक्वल। यहां से ना मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, तो देखिए जरा कैसे हमने k1 को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ 1 के साथ, तो ये बन गया k1 माइनस k1 थीटा इंटू पी दोनों के साथ है ना, तो ये भी लिख देते हैं, ये बन गया k1 p थीटा को कैलकुलेट करते हैं हम फिर ही लेते हैं, तो ये बनेगा k1 p माइनस k1 थीटा p इक्वल किसके आएगा k2 थीटा के, माइनस k1 थीटा p को हम उधर लेके गए तो ये क्या बचेगा k1 p इज इक्वल्स टू k2 थीटा प्लस k1 थीटा p। हमने थीटा को कर लिया कॉमन, तो ये बच गया k1 p इज इक्वल्स टू थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k2 प्लस k1 p। इसको हम डिवाइड में लेके आएंगे तो थीटा क्या है जो सरफेस, अभी तक सरफेस की बात है, अभी तक अमाउंट तो आया ही नहीं है, x बाय m का तो जिक्र ही नहीं किया हमने, हम सिर्फ एडजॉर्बमेंट की बातें लेके चल रहे हैं। तो थीटा क्या है ये वो सरफेस था जो कवर हुआ था, और कवर तो किसने किया था गैस ने। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा k1p अपॉन क्या होगा आपके पास k2 प्लस k1 इंटू p के। मैंने ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको k2 से डिवाइड किया तो क्या मिला देखो जरा, थीटा इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k2p, इधर भी क्या होगा k2, आई होप ये तो आ ही नहीं रहा होगा, थोड़ा तो है चलो, ये क्या है हमारे पास k1p अपॉन k2 प्लस k1p था, इसको हमने क्या किया k2 से डिवाइड किया तो ये हो गया k1 अपॉन k2p, k2 अपॉन k1 और k1 अपॉन k2, तो मतलब यहाँ बचेगा k2 अपॉन k2 प्लस क्या होगा k1 अपॉन k2 और फिर से क्या होगा मल्टीप्लाई में। अब ये तो हो गया बच्चों k2 से k2 कट के कितना 1, तो क्या बचा थीटा हमारे पास यहाँ से कितना बचा k1 अपॉन k2 जिसको मैंने बोल दिया b, याद रखना ये क्या था k1 अपॉन k2 दोनों कांस्टेंट थे और इसको मैंने क्या बोल दिया एक b कांस्टेंट का नाम दे दिया, a b जो चाहो आप नाम दे दो, मैंने इसको b नाम दिया, तो k1 अपॉन k2 को लिख दिया b इनटू में क्या है p अपॉन में क्या था 1 प्लस में k1 अपॉन k2 फिर से क्या बन गया b इनटू क्या हो गया हमारे पास p के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर किसकी 1, मतलब जो k1 k2 की फॉर्म में थी वो 1 और b की फॉर्म में हमने जो लिखी है वो क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 दे रखा, ठीक है। तो अभी थीटा क्या था सरफेस था जो क्या हुआ है ऑक्युपाई हुआ था, कवर्ड सरफेस, और ये भी तो जानते हैं कि जो x बाय m है अमाउंट है किसका जो एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर थीटा के ऊपर। क्यों थीटा क्यों लिया, क्योंकि कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ यही तो मुझे बताएगा कि कितना सरफेस कवर हुआ, मतलब इन दोनों का तो सीधा ही रिलेशन है, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्युपाइड सरफेस के, कवर्ड सरफेस के, कवर्ड सरफेस तो थीटा था। तो अब अगर कांस्टेंट की बात करूं तो x by m इज इक्वल्स टू यहां कांस्टेंट k3 हमने यूज कर दिया, क्लियर है बात, x by m इज इक्वल्स टू k3 इनटू कितना है थीटा। अब मैंने थीटा की वैल्यू क्या है bp1 प्लस bp, ये हमने उसमें रखी, तो ये हो गया x by m इज इक्वल्स टू क्या आएगा k3 इनटू क्या है bp अपॉन में क्या है 1 प्लस में b इनटू में p के इक्वल, आई होप ये क्लियर हो गया। अब क्या k3 भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, दोनों को क्या लिख दिया a, मतलब x by m is equals to a into p upon 1 plus b into p के इक्वल आएगा, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अभी तीनों इक्वेशन किसके हिसाब से थी, पहली थी रेट के हिसाब से एरिया एडजॉर्बेंट का, और इसी से हम पहुंच गए x by m पे। तो x by m क्या है अमाउंट, किन बातों पर डिपेंड करता है, a क्या है कांस्टेंट जो किसके इक्वल है k3b के, b क्या है कांस्टेंट जो किसके इक्वल है k1 k2 के अपॉन k2 के।
अगर यहाँ से मैं ए का वैल्यू मिल जाए या फिर मुझे बी का वैल्यू मिले तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट जो एडजॉर्ब हुआ था गिवन प्रेशर पे वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन। आई होप, मेरे को पूरा पता नहीं है लेकिन शायद ये एचपीएससी के हिसाब से तो सिलेबस में नहीं है, बाकी आप इसको एक बार चेक जरूर कर लेना अपने बुक्स के अंदर। तो x बाय m क्या है, इज इक्वल्स टू a p अपॉन 1 प्लस क्या है आपके पास b इनटू p है। क्लियर है बातें इतनी? अब ना अगर मैं लो प्रेशर की बात करता हूं, एट लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत लो तो इसका मतलब B इंटू पी का कोई मतलब नहीं बनता। 1 में इतने छोटे फैक्टर को मैं ऐड करूं, ऑलमोस्ट आंसर कितना मिलेगा मुझे, 1 ही मिलेगा। अगर मुझे आंसर 1 मिलता है तो इस पूरे को अगर मैं 1 बोलता हूं, दैट लो प्रेशर क्या बोला मैंने, 1 प्लस बीपी क्या है 1, इसका मतलब x बाय m सिर्फ क्या बचेगा a इंटू पी, मतलब पावर कितने पे 1 पे। तो क्या हमने ये सीखा था कि x बाय m लो प्रेशर पे किस पे डिपेंड करता है, पावर 1 पे प्रेशर पे डिपेंड करता है, इनटू में वो कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर होगा फंडा, ठीक है ना। अब आफ्टर दैट अगर मैं एट हाई प्रेशर की बात करता हूं तो देखो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई, पहले ये फैक्टर बहुत कम था तो 1 बन गया था, अब ये फैक्टर बहुत बड़ा है तो 1 का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब एट हाई प्रेशर 1 प्लस बीपी ऑलमोस्ट इक्वल क्या आएगा b इंटू पी के। तो x बाय m इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन क्या होगा bp। p से अगर p कैंसिल होता है तो क्या बचता है a अपॉन b, जिसको कोई भी कांस्टेंट बोल दो लेकिन साथ में बोलो p का पावर 0। इसका मतलब हाई प्रेशर पे ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, p की पावर 0 के ऊपर। तो ये दोनों फैक्टर जो मुझे पहले फ्रेंडली ने प्रूफ नहीं करके दिए थे, हमने उनको प्रूफ करके देखा कि लैंडम्योर ने मुझे बताया, देखा, प्रूफ दिया कि हाँ x बाय m p पे डिपेंड करता है लो प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे क्या करता है p का इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पे क्या करता है डिपेंड नहीं करता। और मॉडरेट प्रेशर पे वही इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, फिर से होगी, लेकिन मुझे वेरिफिकेशन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए वेरिफिकेशन ऑफ लैंडम्योर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। चलिए क्या था नेक्स्ट हमारे पास, वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम, वेरिफिकेशन ऑफ लैंडम्योर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। अच्छा पहली इक्वेशन है ना उसको देखो, क्या थी थर्ड इक्वेशन, सॉरी, x बाय m इज इक्वल्स टू ab अपॉन 1 प्लस b इनटू p के। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, सर मुझे a और b का पता लग जाए, मैं वेरीफाई कर लूंगा, इक्वेशंस को पता लग जाएगा। मतलब वेरिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि a और b को हम कैसे कैलकुलेट करें, डिटरमाइन करें। या फिर मैं अगर इसके लिए इक्वेशन बनाऊं और अगर ये फ्रेंडलिच वाली इक्वेशन की जैसी मिले जो मैंने लोग वाली इक्वेशन बनाई थी, तो इसका मतलब 100% ये वेरीफाई हमारा हो जाएगा कि हाँ लैंडम्योर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, सही। तो अगर मैं क्या करता हूँ p को डिवाइड में लेके आता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x बाय m तो था ही, अपॉन में क्या आ गया p, इक्वल किसके आएगा a अपॉन 1 प्लस bp। इसका कर दिया हमने रेसिप्रोकल, ध्यान देना हर एक चीज पे, इसका कर दिया हमने रेसिप्रोकल। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे p तो चला गया ऊपर, अपॉन में क्या होगा x बाय m, इक्वल किसके आएगा 1 प्लस bp, अपॉन में क्या आएगा a के। और अगर मैं a को इक्वल रखता हूं दोनों के तो क्या मिलेगा 1 अपॉन a प्लस b अपॉन a इनटू क्या मिलेगा t। क्लियर, दैट मींस p अपॉन x बाय m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b अपॉन a इनटू क्या मिलेगा b मिलेगा। और अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा, देखो जरा, यहां है प्रेशर अपॉन x बाय m, यहां है हमारे पास P, ये y है, ये x है, ये m है और ये इंटरसेप्ट C है। मतलब कैसा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा जहां ये इंटरसेप्ट है जो क्या है 1 अपॉन a के इक्वल। मतलब अगर मुझे किसी ग्राफ में ये दूरी पता लग जाए तो उसको इक्वल किसके रख दूंगा 1 बाय a के, तो a तो मिल गया है कि नहीं।
आफ्टर दैट स्लोप की अगर मैं बात करूं, इसकी स्लोप जो थीटा लेकर के करता हूं, मतलब टेंजेंट थीटा, और स्लोप की वैल्यू तो है कितनी, b बाई ए है, ये यहां से पता चल रही है। इसका मतलब टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस की b बाई ए। b मुझे पता है, थीटा अगर मुझे पता होगा, पता लगा लें कि कितना एंगल बन रहा था, तो हमें क्या, सॉरी a पता था तो हम क्या कर लेंगे, b भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, टू कैलकुलेट पैरामीटर्स। जो हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं किसके, a एंड b, अगर इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ग्राफ देख लो, सेम बनेगा, वैसा ही बनेगा। मैं बताना बस ये चाह रहा हूं कि अगर हमें लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पता करना है तो प्रेशर मुझे दिया होगा, किसी भी गैस का कैलकुलेटेड डाटा मुझे गिवन होगा, मैं उससे ग्राफ बनाऊंगा, वो मुझे ऐसा मिलेगा, मैं उससे 1 बाय ए और b बाय ए की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, ए और b मिल जाएगा, पुट करूंगा तो अमाउंट एब्जॉर्ब्ड मुझे वहां पे मिलेगा, क्योंकि प्रेशर तो गिवन है, ये हमने कैलकुलेट किए हैं, तो कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ ये हम वहां से निकाल सकते हैं। क्लियर। एक अल्टरनेट तरीका और है इसका, वो ये है कि इसी इक्वेशन को आप ना रेसिप्रोकल करो, तो ये मिलेगी आपको m बाय एक्स इक्वल किसके आएगी, 1 प्लस बी पी अपॉन ए इंटू पी। अब यूं करो कि m बाय एक्स तो है, इसको अलग अलग रख दो, क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए पी प्लस बी पी अपॉन ए पी। पी से पी कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, m बाय एक्स इक्वल किसके आएगा, b अपॉन a प्लस 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन p। वही इक्वेशन y c m x, मतलब अगर आप अब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कैसा, ऐसा ग्राफ मिलने वाला, जहां पर इंटरसेप्ट कितनी होगी, b अपॉन a के, इसका टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा, स्लोप क्या मिलेगी आपको इसकी, 1 अपॉन a के, ग्राफ किसके बीच में है, m अपॉन x के और प्रेशर के बीच में ग्राफ, क्लियर, सॉरी 1 अपॉन p के बीच में ग्राफ, ठीक है ना। तो p भी है, x बाय m मुझे निकालना था, a और b अगर मुझे इससे मिल जाए तो काम हमारा आसान हो गया। तो बस यही तो है, पैरामीटर्स को कैलकुलेट करो, हमारा वेरिफिकेशन हो गया इससे। तो ये था इसके बारे में, लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के पैरामीटर्स के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी देख लीजिए, वो है फ्रेंडलिच और लैंगमुर को मिलाने से क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए एक बार, ये सारे समझ में आ रहे हैं तो बढ़िया बात है, एंड आप पूछ सकते हो कि एक जो भी पॉइंट्स आपको पूछने हो इसमें। तो हमारे पास क्या है, हम कर रहे थे, क्या बताया था मैंने, स्पेशल केस के बारे में। तो ये था हमारे पास फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एज ए स्पेशल केस ऑफ लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, ठीक है। आसान सा काम है, वेरिफिकेशन जैसी ही बात है, दोनों को चेक करना है, क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात है एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर क्या था, बहुत कम था, रेट ऑफ कंडेंसेशन याद है क्या था, वो था रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा इनटू क्या था, p, आगे। और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था हमारे पास, वो इक्वल था, सॉरी कांस्टेंट भी था ना, k1 था, और वहीं पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था, k2 इनटू में क्या था, थीटा था। और एक इक्वेशन हो रही थी, ये कंडेंसेशन है, ये इवेपोरेशन है, थर्ड इक्वेशन x बाय m की थी, जो थी k3 इनटू थीटा के। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन नाम याद कर लो इक्वेशंस को बढ़िया से, ठीक है, बताई थी तीनों में से। अब क्या है कि जब प्रेशर क्या होगा, बहुत कम, लो प्रेशर होगा, तो इसका मतलब प्रेशर का तो कोई खास इफेक्ट रहने वाला है नहीं बा। अगर प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा, लो प्रेशर होगा, तो क्या होगा कि k1 इंटू 1 माइनस थीटा ऑलमोस्ट इक्वल, आपको क्या बात किसकी चल रही है,
अगर प्रेशर लो होगा, हाँ सही है, ऐसे इफ प्रेशर क्या होगा, लो होगा, देन थीटा क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू। कि अगर बहुत कम प्रेशर है तो अमाउंट भी क्या होगा, जो बहुत कम हो। और अगर वन थीटा अगर बहुत कम है तो मैं वन माइनस थीटा को ऑलमोस्ट इक्वल किसके लिखूंगा, वन की। तो इसका मतलब उस समय वो इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, k1 वन माइनस थीटा को थीटा इंटू पी, सॉरी वन माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, वन इंटू क्या आएगा, पी इक्वल किसके आएगा हमारे पास, k2 इंटू थीटा के। ध्यान दो इस बात पे कि अगर प्रेशर लो होता है तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा मतलब थीटा स्मॉल मिलेगा, मतलब वन माइनस थीटा क्या मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट इक्वल किसके, वन के मिलेगा। तो अगर वो वन है तो ये बन गया k1 इंटू पी इज इक्वल्स टू किसके है, k2 इंटू थीटा के। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से उठाई है बात आपने। अगर हम थीटा को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो थीटा क्या मिलेगा, k1 अपॉन k2, k1 अपॉन k2 इंटू कितना होगा, p होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है ना, या 4 बोल देते हैं, 3 तक तो मान ही रखिए। अब अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से अगर हम बात करें तो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय k3 इंटू एक्स बाय एम। क्या सही हूं मैं, ये क्या है, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, x बाय एम अपॉन में क्या आएगा, k3। यहाँ भी थीटा कितना है, इतना मिलता है, यहाँ से थीटा कितना, k1 k2 अपॉन में इंटू में कितना मिलता है, p। दोनों का अगर इक्वल रखूं तो क्या मिलेगा, देखो जरा, k1 अपॉन k2 इंटू p इक्वल किसके, 1 अपॉन k3 इंटू क्या मिलेगा, x बाय m। k3 को मल्टीप्लाई मिलेगा, क्या मिला मुझे, x बाय m इक्वल k1 k3 अपॉन k2 इंटू क्या मिलेगा, p। ये तो कांस्टेंट है, मतलब x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, p का पावर 1 के। तो हो गया काम हमारा। यही तो था दोनों का रिलेशन। स्पेशल केस की बात चल रही है, मतलब दोनों के बारे में बात कर रहे थे हम। और अगर क्या होता है, प्रेशर हाई, एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर हाई होगा तो थीटा क्या मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा मिलती है तो 1 माइनस थीटा जो है, अगर क्या बात क्या कर रहे थे हमको भूल जाता हूं। एट हाई प्रेशर पे अगर प्रेशर को आप क्या कर देते हो, वो बहुत ज्यादा हाई कर देते हो, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ये थी, k1 प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हमने कर दिया तो चेंज, सोचो बेटा इसका क्या होगा। वो अगर थीटा क्या है हमारे पास बहुत ज्यादा है, देन लार्ज है, दैट मींस 1 माइनस थीटा, 1 में से अगर मैं थीटा को माइनस करता हूं, हाई प्रेशर की बात कर रहे हो, सोचने दो एक बार। तो ये क्यों है कि मैं आपको कल करवाता हूँ, फिर इसके बारे में एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ सकता है, कहीं कुछ अटक रहा है इसमें। वेट अ सेकंड, कि at low pressure if this will happen, then theta is equal to k1 upon k2 into p, and k1 upon k2 into high pressure। ओके, अगर प्रेशर को बहुत हाई रखा जाए तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा। इसका मतलब कि ई, जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या था, k2 इंटू में किसके इक्वल था आपके पास, थीटा के इक्वल मिलेगा। लार्ज का मतलब क्या होगा वो समझो आप। लार्ज का मतलब है कि ऑलमोस्ट सरफेस को क्या करना, ऑक्यूपाई करना, बस यही टर्म है इसके। ऑलमोस्ट सरफेस अगर ऑक्यूपाई हो गया तो थीटा ऑलमोस्ट इक्वल किसके मिलेगा आपको, 1 के इक्वल। कुछ पल्ले बड़ी बात
कि अगर बहुत ज्यादा आप क्या कर देते हो, प्रेशर करते हो, तो पूरा सरफेस कवर हो जाता है, मतलब पूरा सरफेस मतलब थीटा का वैल्यू कितना 1 मिलेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो क्या थी K1 1 माइनस थीटा इंटू क्या P इक्वल किसके आएगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल 1 के है तो मैंने नहीं लिखा। K2 इंटू थीटा था और इस थीटा को अगर मैं 1 पुट करता हूं मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। 1 माइनस थीटा तो आप समझ रहे हो, बहुत मतलब ऑलमोस्ट इक्वल किसके है, 1 के है। थीटा का कांसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, वहां फैक्टर मतलब नहीं बचेगा। यहाँ क्या है, प्रेशर का भी फर्क पड़ता है, लेकिन इस फैक्टर में क्या था, सिर्फ क्या था आपके पास थीटा और के था, मतलब ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा K2 के इक्वल, क्योंकि प्रेशर का कोई फैक्टर नहीं है उस इक्वेशन में। तो अब यहां से देखो आप क्या कर सकते हो, थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया मैंने यहाँ से, वो मिला मुझे K1P ये मल्टीप्लाई माइनस K1 थीटा P इक्वल किसके आएगा, K2 के। उस फैक्टर को इधर लेके आया, K1P माइनस K2 इक्वल किसके आएगा, K1 थीटा P के। सारी चीजों को डिवाइड में लेके आया तो थीटा मिल गया। थीटा कितना आएगा, K1P माइनस K2 अपॉन कितना आएगा, K1P के इक्वल। अगर मैं K1P को दोनों के डिवाइड में रखता हूं तो क्या मिलेगा, K1P अपॉन K1P तो 1 हो गया, माइनस ये क्या है K2 अपॉन में क्या आएगा, K1 इंटू में कितना आएगा, P आएगा। क्लियर। अच्छा थीटा क्या है, इस इक्वेशन से दोबारा देखो, 1 बाय K3 इंटू एक्स बाय एम है। काफी बार देखना वीडियो को, ऐसा मत सोचना कि एक बार में हो सकता है। तो थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है, 1 बाय K3 इंटू क्या है, एक्स बाय एम है। और यहां से थीटा कितना मिलता है, 1 माइनस K2 अपॉन K1 इंटू कितना है, P के इक्वल। ठीक है ना। चलिए K3 को मल्टीप्लाई में लेके जाइए मत जाइए, मैंने सीधा ही लिखा कि x बाय m इज इक्वल्स टू K3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस K2 सॉरी अपॉन में था K2 अपॉन में क्या है, K1 इंटू क्या है, P। अब एक बात नोट करो, अगर प्रेशर हाई तो ये तो 1 अपॉन P फैक्टर, ये ध्यान दो इस बात को, K2 अपॉन K1 इंटू क्या है, P अपॉन में P है, दैट मींस 1 अपॉन P। और प्रेशर तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू से अगर आप क्या करते हो, 1 को डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 0.00 समथिंग आएगा। तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो 1 अपॉन P ऑलमोस्ट इक्वल किसके आएगा, 0 के। मतलब पूरा ये फैक्टर क्या हो गया, 0। तो मतलब सिर्फ क्या बचा, K3। दैट मींस मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि x बाय m इज इक्वल टू K3 इंटू P का पावर कितना, 0। इसका मतलब हाई प्रेशर पे ये 0 पे डिपेंड करता है। और मॉडरेट की अगर आप बात करोगे तो क्या लिखोगे कि x बाय m, इन्हीं से कंक्लूजन निकला है वो कि अगर ये 1 और 0 है ना तो मॉडरेट पे आपको क्या मिलेगा, वो k इंटू पी का पावर 1 बाय n फैक्टर पे मिलेगा, डिपेंडेंट। क्लियर है। तो काफी बार इस वीडियो को देखना समझना, एक बार चेक कर लेना सिलेबस के अंदर, ना भी हो तो भी कर लेना, काम की बात है। ठीक है ना। लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो आई होप आप इनको करोगे बढ़िया से। और इसके बाद जो है वो कल करते हैं हम हमारी कल की क्लास के अंदर, जो भी हमारा जो पॉइंट्स हैं वो बचते हैं इसके बाद। चलिए थैंक यू इसके लिए।